देखिए जी, जहाँ पर भी लफ्ज़ फ़िब्राइल आता है, इसका मतलब होता है कि फ़ीवर है, ठीक हो गया? फ़ीवर है। अगर कोई बंदा जिसको फ़ीवर बहुत ज़्यादा हो और उसके साथ अगर उसको झटके लग रहे हैं, तो उसको हम कहते हैं फ़िब्राइल सीज़र, ठीक हो गया? आपने ये कहना है कि ये जनाब बुखार के साथ हिस्ट्री पता है क्या होती है? कि एक तरह की बहुत ज़्यादा बुखार होता है, ठीक हो गया? और उसके बाद उसको झटके लगते हैं और जब हम देखते हैं ना कि इसको किसी तरह का कोई इन्फेक्शन वगैरह तो नहीं है, ठीक हो गया? या फिर कोई दूसरा कॉज़ हम ढूँढने की कोशिश करते हैं, कहीं मेनिंजाइटिस तो नहीं है, कोई एन्सेफेलाइटिस तो नहीं है, कोई और कॉज़ तो नहीं है, तो हमें कोई इन्फेक्शन नहीं मिलती, हमें कोई और चीज़ नहीं मिलती, सिर्फ़ फ़ीवर और उसके साथ झटके मिले हों। कभी भी क्वेश्चन के अंदर आ जाए कि अगर किसी बच्चे को फ़ीवर हो और फ़ीवर के साथ उसको झटके हो, तो आपने क्या कहना है इसको क्या एक तरह का फ़िब्राइल सीज़र है। ठीक हो गया जी, इसको आपने क्या कहना है एक तरह का फ़िब्राइल सीज़र है। तो अब देखें आपने इसके अंदर क्वेश्चन होगा कैसे, आपने ये कहना है कि एक तरह का जो बच्चा होगा, उसका जो मोस्टली जो टेम्परेचर होता है वो 104 डिग्री होता है। कितना होता है? 104 डिग्री होता है, ठीक है? उसके बाद आपने ये कहना है कि उसको क्या होगा एक तरह के सीज़र्स हों। तो आपने ये कहना है कि ये क्या एक तरह का फ़िब्राइल सीज़र्स हैं। और दूसरी ये बात ये होती है कि ये किन लोगों में होते हैं? ये मोस्टली बच्चों के अंदर ही होते हैं, क्योंकि अभी हम पीड्स ही पढ़ रहे हैं तो ये बच्चों के अंदर ही होंगे, जिसके अंदर क्या होता है 6 मंथ से लेके ठीक हो गया 5 इयर्स का ड्यूरेशन होता है। मतलब कि इनके दरमियान की उम्र वाले बच्चों को ज़्यादा चांसेस होते हैं कि ये हो जाए। उसके बाद अब अभी हम ये देखते होते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल इसमें एक बहुत ज़्यादा मेन इम्पोर्टेंट बात होती है, वो कौन-सी? इसमें फैमिली हिस्ट्री बहुत मेन इम्पोर्टेंट है। जब कोई पेशेंट आपके पास आता है ना, माँ-बाप अपने बच्चे को लेकर आता है, तो वो कहता है मेरा जो बच्चा है ना इसको इतना ज़्यादा बुखार है और उसके बाद इसको झटके लगते हैं। तो आपने क्या कहना है कि एक तरह का कि ये क्या एक तरह का आपने कहना है कि ये जनाब एक तरह का फ़िब्राइल सीज़र्स है, ठीक हो गया। फिर आपने इसको सीधा फ़िब्राइल सीज़र्स पर नहीं जाना, और भी बहुत चीज़ें होती हैं जो निकालनी होती हैं, उसकी तरफ हम बाद में जाएँगे। और उसके बाद आपने क्या काम करना होता है कि ये जनाब एक तरह का अपनी फैमिली हिस्ट्री देखनी है। फैमिली हिस्ट्री के अंदर आपने देखना है कि हाँ जी, आपके किसी और बेटे को इस तरह का मसला तो नहीं है, ठीक हो गया। और उसके बाद आप ये कह सकते हो कि एक तरह का मतलब कि आपकी फैमिली के अंदर कोई ऐसा बंदा जिसको पहले ऐसा इश्यू हो, इसके फादर को तो नहीं था। तो ये आपने फैमिली हिस्ट्री देखनी है। तो इसके अंदर जो मेन इम्पोर्टेंट फीचर होता है, जो बहुत ज़्यादा मेन इम्पोर्टेंट फीचर होता है, वो फैमिली हिस्ट्री होती है। तो एक तरह की फैमिली हिस्ट्री मेन इम्पोर्टेंट होती है, ठीक हो गया? ये आप लोगों को पता होना चाहिए। उसके बाद इसके अंदर क्या होता है एक तरह का, इसको हम डिवाइड करते होते हैं 2 चीज़ों के ऊपर। किसके ऊपर डिवाइड करते हैं? एक तरह के 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड करते हैं। एक होता है सिंपल फिब्राइल सीज़र्स और एक होता है आपका कॉम्प्लेक्स फिब्राइल सीज़र्स। तो अब हम देखते हैं कि सिंपल फिब्राइल सीज़र्स क्या होता है और कॉम्प्लेक्स क्या होता है? सिंपल और दूसरा क्या होता है एक तरह का कॉम्प्लेक्स होता है। देखें जी, जो सिंपल फिब्राइल सीज़र्स होता है, इसको आपने ये कहना है कि ये 15 मिनट से ज़्यादा नहीं होता। समझ आ रही है? ये लेस देन 15 मिनट्स होता है। क्या होता है एक तरह का? लेस देन 15 मिनट्स होता है। आपने ये कहना है कि ये 15 मिनट से कम होता है, ठीक है? उसके बाद ये पूरे दिन में सिर्फ़ 1 दफ़ा होता है। पूरे दिन में सिर्फ़ 1 दफ़ा होता है, वन्स इन व्होल डे। यानी कि आपने ये कहना है कि इसके अंदर क्या होता है एक तरह का, ये सिर्फ़ और सिर्फ़ पूरे दिन में 1 दफ़ा होता है। फिर आपने ये कहना है कि इसके अंदर क्या होता है एक तरह का, कि इसमें एक तरह का पूरी बॉडी बच्चे की इन्वॉल्व होती है। पूरी बॉडी इन्वॉल्व होने का मतलब ये है कि इसमें बच्चे के हाथ भी इन्वॉल्व होते हैं, बच्चे की ज़ुबान भी बाहर निकल रही होती है। उसके बाद जनाब पूरी बॉडी जो होगी बच्चे की वो इन्वॉल्व होगी। आपने कहना होल बॉडी इन्वॉल्व, ठीक हो गया? तो वो चीज़ जिसमें ये सारी चीज़ें आती हों, ठीक है? सबसे पहले देखिए मेरी बात सुनिए, इसको याद करने का तरीका कैसे है? आप माशाल्लाह डॉक्टर बैठे हुए हैं, कोई जनाब आपके पास पेशेंट आता है अपने बच्चे को लेके, वो कहता है कि हाँ जी जनाब ये जो मेरा बेटा है ना, इसको जनाब झटके लगते हैं। आप देखते हो कि हाँ जी जनाब इसको बुखार है, उसको बुखार है तकरीबन 103 104 के राउंड अबाउट, ठीक हो गया। आपने ये कहना है कि बुखार के साथ झटके हैं, आपने सिंपल सा सोच लेना कि ये फ़िब्राइल सीज़र की निशानी होती है, नंबर 1। उसके बाद आपने ये देखना है, उससे पूछना है कि आपके खानदान में पहले किसी को इस तरह के लगे हैं? तो वो कहते हैं हो सकता है, मोस्टली मोर देन 90% जो फैमिली हिस्ट्री होती है वो पॉजिटिव होती है। वो कहते हैं जी लगे हैं, आपने कहना जी गुड हो गया। उसके बाद आपने कहना, ये उसके सामने नहीं कहना कि गुड हो गया, वरना उसने थप्पड़ ही लगाने। मतलब अपने माइंड में आपने सोचना है कि डायग्नोज़ आपका ठीक जा रहा है, ठीक है? उसके बाद आपने क्या कहना है कि ये सिंपल और कॉम्प्लेक्स के अंदर है। फिर आपने उससे क्वेश्चन करना है कि हाँ जी, ये जो झटके लगते हैं, कभी आपने गौर किया इसको 15 मिनट से कम 15 मिनट से
कितनी, इस तरह पूछ लें कि कितनी देर तक लगते रहते हैं। अगर वो कहता है कि 10 मिनट तक लगते हैं, तो आपको पता लग जाएगा कि ये 15 मिनट से कम की बात है। अगर वो कह दे, फिर आपने पूछना है कि हाँ जी जनाब ये दिन में कितनी दफ़ा लगते हैं? वो कहता है कि दिन में सिर्फ़ 1 दफ़ा ही लगते हैं। उसके बाद आपने पूछना है कि क्या पूरी जिस्म के अंदर लगते हैं या कोई एक हिस्सा होता है? तो वो कहता है पूरे जिस्म में होते हैं। तो आपने क्या कहना है कि ये सिंपल फिब्राइल सीज़र्स हैं। ये कौन से एक तरह के सिंपल फिब्राइल सीज़र्स होते हैं, ठीक हो गया। उसके बाद हम आते हैं जनाब एक तरह का कॉम्प्लेक्स फिब्राइल सीज़र्स के अंदर, के कॉम्प्लेक्स क्या होता है? कॉम्प्लेक्स के अंदर आपने ये कहना है कि ये जो बच्चा होता है, इसके अंदर जनाब जो सीज़र्स झटके लगते होते हैं, वो जनाब एक तरह का 15 मिनट से ज़्यादा होते हैं, ठीक हो गया। मोर देन 15 मिनट्स होते हैं, आपने ये बात अपने माइंड में रखनी है। उसके बाद आपने ये कहना है कि हाँ जी जनाब, इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर आपका सिर्फ़ और सिर्फ़ एक पर्टिकुलर पार्ट इन्वॉल्व होता है। मतलब कि आपने पूछना है कि ये जब बच्चे को झटके लगते हैं, तो किस हिस्से को लगते हैं? वो कहेगा सिर्फ़ और सिर्फ़ बाजू इस तरह हिलाता रहता है जी। अगर वो जो है ना अक्सर ऐसा होता है कि सर को अपने हिलाता रहता है जी, बाकी ये ठीक होता है, कोई ऐसा हिसाब नहीं होता। तो जब एक हिस्सा इन्वॉल्व हो, तो आपने कहते हैं फोकल इन्वॉल्वमेंट या फोकल सीज़र्स, ठीक हो गया? आप ये कहते हैं एक तरह का फोकल। जब आपकी एक हिस्सा इन्वॉल्व हो, आपने कहना है कि पर्टिकुलर पार्ट इन्वॉल्व हो रहा है। जब आपका पर्टिकुलर पार्ट इन्वॉल्व हो रहा होगा, तो इसको आपने क्या कहना है, एक तरह का एक हिस्सा इन्वॉल्व है। और उसके बाद आपने क्या कहना है, ये आपने दिन की तरफ जाना है कि कितने दिन में कितनी दफा होते हैं। अगर वो कहता है कि दिन में जनाब एक दफा से ज्यादा दफा होता है, कभी 2 दफा हो जाते हैं, कभी 3 दफा हो जाते हैं, तो मोर देन वन टाइम, तो आपने क्या कहना है कि ये एक तरह का कॉम्प्लेक्स सीजर्स है। क्लियर हो गया जी? सिंपल सीजर्स और आपका कॉम्प्लेक्स सीजर्स का आपको पता होना चाहिए कि सिंपल सीजर्स क्या होता है, और उसके बाद क्या होता है एक तरह का आपका कॉम्प्लेक्स सीजर्स क्या होता है। ये चीजें आप लोगों को पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले अभी तक जो मैंने कहा कि फिब्राइल सीजर्स वो होता है जिसको अगर बच्चे को बुखार के साथ झटके लगेंगे तो उसको हम फिब्राइल सीजर्स कहते होते हैं। मोस्टली जो बच्चे की उम्र होती है वो 6 मंथ से लेके 5 ईयर्स के राउंड अबाउट होती है। फैमिली हिस्ट्री इसके अंदर पॉजिटिव होती है। एक होता है सिंपल, एक होता है कम्प्लेक्स। सिंपल वो होता है जो कि जनाब आपसे 15 मिनट से कम देर में लगते हैं। उसके बाद जनाब इसके अंदर क्या होता है, पूरी बॉडी इन्वॉल्व होती है इसके अंदर। और उसके बाद क्या होता है, इसके अंदर आपने ये सारी बातें कर देनी है, ठीक हो गया। इसके बाद आपने जो बात करनी है वो ये होगा कि जनाब आप लोगों का आपने ये कहना है कि इसके अंदर आपका जो सारी ये चीजें कॉम्प्लेक्स और सिंपल को डिफरेंशिएट करके फिर आप ये कह सकते हो कि बच्चे को सिंपल सीजर्स हैं, ये आपके कॉम्प्लेक्स सीजर्स हैं। अभी तक आपने क्या किया? अभी तक आप सिर्फ बातों की खेल में लगे हुए हैं, ठीक हो गया। अभी तक आप अंदर डायग्नोज की तरफ और नहीं जा रहे। तो आपने क्या काम करना है, जब आप डायग्नोज की तरफ जाते हो तो सबसे पहले अब आपने क्या काम करना है, आपने दूसरी चीजों को भी तो डिफरेंशिएट करना ही है ना। ये तो नहीं ना कि बुखार को देख के झटके देख लिए, एक को 104 है तो आप सीधे ही कह दो कि हाँ जी जनाब इसको फिब्राइल सीजर्स ही है और कोई कॉज ही नहीं है। बुखार तो मेनिंजाइटिस में भी होता है, बुखार तो एन्सेफेलाइटिस में भी होता है, बुखार तो कई ब्रेन की डिजीज है जिसके अंदर होता है। और उसके बाद आपने देखना है कि जो इन्फेक्शियस डिजीज है, बल्कि हर इन्फेक्शियस डिजीज के अंदर बुखार होता है, ठीक है। तो हमने डिफरेंशिएट तो करना है ना कि ये वाकई फिब्राइल सीजर है या कोई इन्फेक्शन की वजह से ये बुखार हो रहा है। तो अगर तो इन्फेक्शन की वजह से बुखार, इन्फेक्शन की वजह से झटके लग रहे हैं, तो ये फिब्राइल सीजर नहीं होगा। मैंने क्या कहा था कि फिब्राइल सीजर के अंदर सिर्फ और सिर्फ बुखार की वजह से झटके लगते हैं और बुखार इन्फेक्शन की वजह से नहीं होता। ठीक हो गया जी। अब हम आते हैं डायग्नोज की तरफ कि हम इसका डायग्नोज के लिए क्या करेंगे। सबसे पहले आपने क्या कहना है कि हम पैथोजन को रूल आउट करने के लिए, आपकी डिजीज ये कौन सी है, आपकी ब्रेन की डिजीज है, तो हम क्या करेंगे, एक तरह का इसका लंबर पंक्चर करेंगे। आपने ये कहना है कि हम क्या करेंगे, एक तरह का लंबर पंक्चर करेंगे। लंबर पंक्चर करना होता है। लंबर पंक्चर आप क्यों करते हो? लंबर पंक्चर के हम अंदर हम ये देखते होते हैं कि हाँ जी जनाब जो बच्चा है उसके अंदर जो सीएसएफ का फ्लूइड देखेंगे, और सीएसएफ के फ्लूइड के अंदर हम देखेंगे कि यहाँ पर कोई बैक्टीरिया तो नहीं है, मतलब बैक्टीरियल इन्फेक्शन तो नहीं है, वायरल इन्फेक्शन तो नहीं है। ठीक हो गया, जो कि जनाब ये सारा कुछ करवा रहा है, नंबर पंक्चर कर देंगे आप। दूसरा आप क्या काम करेंगे, इसके साथ आप झटके देखने के लिए आप एक टेस्ट करते होते हो, उसको हम कहते हैं ईईजी। समझ आ रही क्या कहते हैं, एक तरह का ईईजी। ईईजी का मतलब क्या होता है, देखें, जिस भी बंदे को झटके लगते होते हैं उस बंदे के अंदर इलेक्ट्रोइंसेफलोग्राफी जो होता है, वो जनाब ईईजी जो टेस्ट होता है हम वो करते होते हैं। आज अभी अगर आप चाहें गूगल को ओपन करके वो देख सकते हैं पिक्चर। इसके अंदर होता क्या है कि ये जनाब बंदे के सर के ऊपर, एक तरह की पूरे सर के ऊपर छोटी छोटी सुइयां लगाई जाती हैं, ठीक हो गया। और उसके बाद जनाब आपके ब्रेन के अंदर जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज चल रही होती हैं वो इससे पता चलता होता है। इसके अंदर हमारा जो ब्रेन होता है उसकी वेव्स जो होती हैं, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज जो होती हैं वो हम देखते होते हैं। फिर हमने देखना है कि झटका ये लग क्यों रहे हैं, ठीक होगा, ईईजी। और अगर कभी भी किसी भी जगह पर क्वेश्चन आ जाता है कि एपिलिप्सी, सीजर्स
इनका इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस क्या है, तो आपने ईईजी ही बताना होता है। समझ आ रही है? ये इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस होता है आपका हर टेस्ट का, जिस बंदे को एपिलेप्सी हो, जिस बंदे को ये हो। और पाकिस्तान में बहुत ऐसी जगह है जहाँ पर ये नहीं होगा, ईईजी टेस्ट ही नहीं होता। उसकी रीजन ये है कि हम लोग जो है वो गरीब लोग हैं, ठीक हो गया। मतलब कि लाहौर हो गया, बड़े जो शहर है, मुल्तान, लाहौर हो गया, इस्लामाबाद हो गया, वहां पर तो होंगे, लेकिन जो छोटे लोग शहर हैं वहां पर ये कम पाए जाते हैं, तो महंगी काफी ज्यादा होती है, ठीक हो गया। उसके बाद आपने कहना है कि ये, इसके बाद हम क्या कर देते हैं, एमआरआई भी करवा सकते हैं। एमआरआई इस वजह से करवाते हैं क्योंकि ना, फॉर एग्जाम्पल, जब बच्चा गिरता है तो उसको कोई चोट वगैरह तो लगती होगी ना, तो इस तरह से चोट जो लगती है वो देखने के कोई क्लॉट श्लॉट तो नहीं बन गया, कोई इस तरह को कोई नर्व्स की कंडक्शन का प्रॉब्लम तो नहीं हो रहा, तो इस वजह से आप इसका एमआरआई भी करते होते हो। तो आपने अभी तक क्या देखा कि देखें, सबसे पहले आपने क्या करना है, आपके पास पेशेंट्स आता है, आपने वो कहते हैं इसको बुखार के साथ झटके लगते हैं, आपने कहना फिब्राइल सीजर्स, आपने अपने माइंड में सोचना है, फिर आपने उससे कुछ बातें पूछनी है, घर में किसी को तो नहीं थे, फिर उसके बाद आपने पूछना है कि कितनी देर तक होते हैं, 15 मिनट से कम सिंपल, 15 मिनट से ज्यादा कॉम्प्लेक्स, दिन में कितनी दफा होते हैं, एक बार हो गए तो सिंपल, एक से ज्यादा दफा हो गए तो कॉम्प्लेक्स, होल बॉडी इन्वॉल्व होती है, सिंगल पार्ट इन्वॉल्व होता है, होल बॉडी इन्वॉल्व होगी तो क्या होता है, एक तरह का सिंपल, सिंपल पार्ट इन्वॉल्व होगा तो क्या होता है, एक तरह का कॉम्प्लेक्स है। अच्छा जी, फिर क्या करना है, एक तरह का दूसरी चीजों को रूल आउट करना, डिफरेंशिएट करना, किसी और वजह से तो नहीं हो रहा, ठीक होगा, इसके लिए हम करते हैं लंबर पंक्चर, और इसके साथ आप क्या करते होते हो, ईईजी टेस्ट करते होते हो, और एमआरआई भी करवा सकते हो, ठीक हो गया। अगर कभी भी किसी भी बच्चे को बुखार की वजह से पहली दफा झटके लगे हो, ठीक हो गया, अगर फर्स्ट टाइम झटके लगे हो, तो आपने ये कहना है कि इसके लिए कभी भी वर्कअप की जरूरत नहीं होती। ये क्वेश्चन आता होता है कि जिंदगी में अगर किसी भी बंदे को पहली दफा जिंदगी में झटके लगे हैं ना, तो उसको ये नहीं है कि आपने सीधा डॉक्टर के पास ले जाना है और उसके वर्कअप शुरू करवा देना, उसको मेडिसिन देना शुरू कर देंगे, ठीक है। इस तरह नहीं करना। क्यों? इसकी समटाइम ऐसे होता है कि एक बंदा, उसको जनाब जिंदगी में सिर्फ एक बार झटके लग गए, ठीक हो गया जी। उसके बाद आपने क्या काम किया कि आप उसको डॉक्टर के पास ले गए, डॉक्टर ने कोई एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स दे दी, ठीक होगा, या एंटी कन्वर्सन ड्रग दे दी। अब हुआ क्या कि बंदा उसके ऊपर डिपेंडेंट हो चुका है, बंदा था भी ठीक, आपने मेडिसिन भी उसको दे दी। अब ये है कि उसका बंदे को साइड इफेक्ट होगा। तो कभी भी सीजर्स के अंदर, एपिलेप्सी के अंदर, कभी भी आपने अगर कोई बंदा जिसको 2 दफा के राउंड अबाउट झटके लगे हों फिर आपके पास आता है, तो फिर आपने मेडिसिन रिकमेंड करनी है। बल्कि एज अ डॉक्टर आपके ऊपर ये फर्ज होता है कि जब आपके पास पेशेंट आता है तो आप उससे पूछते हो कब से इशू है, कितनी दफा हो चुका है आपके सामने। अगर तो वो कहता है कि हाँ जी जनाब एक दफा हो चुका, फिर ये भी होता है, ठीक हो गया। इसके बाद एक झटके की और टाइप होती है, एक होता है ट्रू सीजर्स, एक होता है स्यूडो सीजर्स। क्या होता है? एक होता है ट्रू सीजर और एक होता है एक तरह का स्यूडो सीजर्स। ये बच्चों के अंदर हम नहीं देखते होते, ये हम देखते हैं अडल्ट के अंदर। ये मैं वैसे यहाँ पर बता रहा हूँ, ये आपकी यूएसएमएल स्टेप टू सीके की बुक के ऊपर नहीं लिखा हुआ, ये खुद लिख लीजिएगा, बल्कि ये आपकी जिंदगी में बहुत ज्यादा काम आएगा। ये ट्रू और स्यूडो सीजर्स वाला, ठीक हो गया, ये आपका जिंदगी में बहुत ज्यादा काम आएगा। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, एक बंदा जिसको वाकई झटके लगते हैं, एक बंदा ऐसा जो कि हमें ड्रामे करता है, उसको झटके नहीं लगते, ठीक हो गया। अब देखें स्यूडो सीजर्स, और हमको कैसे पता चलेगा कि यार ये ड्रामे कर रहा है, और हमें कैसे पता लगेगा कि यार इसको वाकई सही तरह है। उसकी निशानियां पता क्या होती हैं? जिस बंदे को झटके लगते होते हैं ना, जैसे कि कहते हैं ना, इसको मिर्गी के दौरे पड़ते हैं, समझ आ रही है? इसको कहते हैं ना मिर्गी के दौरे पड़ते हैं। तो जिस बच्चे को 3 से 4 चीजें आपने अपने माइंड में रखनी है, जिस बंदे को हकीकत में मिर्गी के दौरे पड़ते होंगे, उसके सर के ऊपर चोटें लगी होंगी, समझ आ रही है? सबसे ऊपर क्या लगना, आपके सर के ऊपर चोटें लगी होंगी, ठीक हो गया। उसके बाद जिस बंदे को हकीकत में मिर्गी के दौरे पड़ते होंगे, वो जो ज्यादातर जो होगा वो खुद तन्हाई में गिर जाता होगा। ये नहीं होता होगा कि हाँ जी जनाब 4-5 उसके लोग आगे पीछे खड़े हुए हैं और उसके बाद वो गिर रहा है, समझ आ रही? अगर तो फॉर एग्जाम्पल स्यूडो सीजर्स मतलब कि सीजर नहीं है, ड्रामे कर रहा है, अगर तो वो ड्रामे कर रहा होगा तो सबसे पहले पता है क्या होगा कि उसके सर के ऊपर चोट होगी नहीं। हालांकि जिस बंदे को झटके लगते हैं वो तो बेचारा गिरता है, उसको तो पता ही नहीं होता, उसके सर के ऊपर क्या होती है, एक तरह की चोट होती है, लेकिन यहाँ पर चोट नहीं होती, और ट्रू सीजर्स के अंदर चोट होती है। नंबर 1। नंबर 2 आपने क्या बात करनी है कि ट्रू सीजर्स के अंदर क्या होती है, टंग बाइट होती है, यानी कि जो बंदा होता है आप अक्सर उसकी जुबान देखो, उसको ना जुबान अपनी बाहर निकालो, वो जुबान बाहर निकालेगा तो वो उसकी जुबान के ऊपर आप निशान देखोगे कि उसकी जुबान के ऊपर उसने अपनी खुद ही जुबान के ऊपर कट लगाए हुए हैं। लेकिन ये जो सूडो सीजर वाला बंदा होगा ये कट नहीं लगाएगा, ठीक हो गया। नंबर 3, ये वाला जो सीडो सीजर वाला बंदा होगा
ये जब भी गिरता होगा अवाम के अंदर ही गिरता होगा। क्यों? क्योंकि जनाब अपनी एक तरह की कुछ ये मोस्टली जो डिजीजेस होती हैं स्यूडो सीजर वाली, ये फीमेल के अंदर होती हैं। मोर देन 90% ये फीमेल के अंदर होती हैं। इसकी 2-3 रीजंस होती हैं, मैं आगे जाकर बताता हूँ कि फीमेल के अंदर क्यों होती है। ठीक हो गया? तो अभी तक आपने क्या बताना है कि सबसे पहले क्या होता है, एक तरह का मतलब कि आपने कहना टंग बाइटिंग हुई है कि नहीं है, उसके सर के ऊपर चोटें लगी हुई हैं कि नहीं लगी हुई। नंबर थर्ड, आपने क्या कहना है कि अगर तो वो बंदों के अंदर नहीं गिरता और अगर वो बंदों के अंदर गिर रहा है, ठीक होगा, इसको आपने डिफरेंशिएट करना है। उसके बाद ट्रू सीजर्स को आप कैसे और देख सकते हो, जिस बंदे को झटके लगते होंगे उसका जो यूरिन होगा या स्टूल होगा वो झटके के दरमियान ही उसका पास हो जाता होगा। ठीक हो गया? आपने कहना है यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस क्या होती है, एक तरह का यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस इसके अंदर होती है, मतलब कि जो यूरिन होता है वो इसको होता है। यहाँ पर यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस नहीं होती। ये 4 ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो किसी भी बंदे को देख के आप कह सकते हो कि इसको सही झटके लगते हैं या ड्रामे वाले झटके लगते हैं। अब आप डॉक्टर्स हो, आपने कैसे पूछना है कि इसको सही झटके लगते हैं कि नहीं लगते? आपने उनसे एक बात पूछनी है। आपने ये कहना है कि जब इसको झटके लगते हैं, ये ज्यादातर झटके इसको तन्हाई में लगते हैं या सबके सामने लगते हैं? अगर तो वो कहता है कि सबके सामने लगते हैं, नंबर 1। नंबर 2, आपने ये पूछना है कि हाँ जी जनाब, उसको कहना अपनी जुबान बाहर निकालिएगा जी, आपने जुबान देखना है, जुबान के ऊपर कोई चोट शोट नहीं, मतलब कोई बाइटिंग शाइटिंग नहीं होगी। उसके बाद अगर उसका आप सर देखोगे, सर के ऊपर किसी तरह की कोई चोट नहीं लगी होगी, ठीक हो गया? तो आपने क्या कहना है कि और उसके बाद उससे पूछना है कभी झटके लगते हुए आपको यानी कि जो पेशाब का इखराज हुआ है, अगर वो कहता है कि नहीं हुआ, ठीक हो गया, तो आपने कहना है कि ये ड्रामेबाजी है और कुछ भी नहीं है। ठीक हो गया? उसके बाद यहाँ पर क्या होता है, ये सच होता है, ये वाकई झटके लगते होते हैं। अब फीमेल के अंदर क्यों होता है, क्योंकि जब आप मोस्टली हर बंदा ये कहता है नहीं यार एवं ड्रामे ही होते हैं, फीमेल में कहाँ होता है, लेकिन जब आप एक तरह का हॉस्पिटल्स के अंदर जाते हो तो फीमेल के बहुत ज्यादा केसेस इस तरह के आते हैं। उसकी 2-3 रीजन से ये होती हैं कि एक जो होता है फीमेल की एक तरह की सिंपथी लेनी होती है फैमिली की, समझ आ रही है? क्योंकि खानदान की सिंपथी लेने के लिए जब कोई बंदा थोड़ा सा बीमार होता है तो हमारे यहाँ क्या होता है कि हम पूरा खानदान उसकी बहुत ज्यादा उसको खाना पिलाना शुरू कर देते हैं और उसके बाद कोई काम नहीं करने देते, उसको कहते हैं रेस्ट करो, किसी तरह की टेंशन तो नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। कुछ फीमेल्स जो होती हैं वो इंटेंशन सीकर्स होती हैं, ठीक होगा, उनके अंदर ये बहुत ज्यादा होता है। नंबर 2, कुछ ऐसी फीमेल्स होती हैं जिनके घर वाले मतलब कि उनकी इवन तक ये मैं सिर्फ नहीं कह रहा भाईजान, ये आप किसी भी डॉक्टर से कहोगे उसने यही बात ही बतानी है। अब ये कुछ लड़कियां मेरे खिलाफ इस बात पे ना हो जाए, ठीक है, कि ये पता नहीं क्यों कह रहे हैं। तो आपने क्या कहना है कि और दूसरी क्या बात होती है, कुछ ऐसी फीमेल्स होती हैं जिनकी शादी नहीं हो रही होती, ठीक हो गया? तो उस बेस के ऊपर भी वो इस तरह का अपना वो कहते हैं दौरे पड़ते हैं इसको, तो वो क्या कहता है डॉक्टर, इसकी शादी कर दो दौरे ठीक हो जाएंगे। वो भाई क्यों, वो डॉक्टर वो क्यों कहता है? वो इस वजह से कहता है उसको दौड़े नहीं पड़ते, वो ड्रामे कर रही होती है। समझ आ रही है? अक्सर जो डॉक्टर्स कहते होते हैं और फिर क्या कहते हैं, वो क्या कहते हैं जनाब, वो कहते हैं हाँ इसकी तो जो लड़की थी उसको दौरे पड़ते थे, शादी कर दी, ये बिल्कुल ठीक होगी, तो ये वाली लड़की की भी शादी कर दो। हालांकि उसकी रीजन कुछ और होती है। अब वो जो डॉक्टर है वो उसके माँ बाप को सीधा तो कहने से रहा कि आपकी बेटी को इस वजह से वो इस तरह हो रहा है, ठीक हो गया? तो ये चीजें होती हैं जो आप लोगों को पता होनी चाहिए। उसके बाद क्या होता है कि समटाइम जो मैंने कहा कि इंटेंशन सीकिंग करना होता है, सिंपैथी लेनी होती है, ये कुछ पॉइंट्स होते हैं। और आधे से ज्यादा तो हमारे पाकिस्तान के यहाँ ये होता है कि अगर किसी के पेट के अंदर दर्द नहीं भी हो रहा या सर के अंदर दर्द नहीं भी हो रहा होता, समझ आ रही है, तो हम ये कह रहे होते हैं कि पेट के अंदर दर्द हो रहा है। पेट के अंदर दर्द करने वाला अभी तक दुनिया में ना कोई आला आया है कि हाँ जी जनाब जो पता लगा सके कि पेट में कितनी दर्द हो रही है या पेट में कहाँ दर्द हो रही है, पेट में वाकई दर्द हो रही है कि नहीं हो रही। अब पेट में वो दर्द हो रही, चाहे वो उसको नहीं भी हो रही, दूसरे बंदे तो कहना है कि यार हो रही है, ठीक हो गया। अब उसको सिंपैथी चाहिए, बंदा कहता है जी बिल्कुल हो रही है यार, क्या क्या करें जी, ठीक है, ओके जी, ये चीज ले आते हैं और कुछ, हाँ जी जनाब ये ले आते हैं ये। तो वो सिर्फ वो एक सिंपैथी होती है, वो ड्रामे होते हैं। तो ये 2 चीज फैक्टर्स होते हैं जो आप लोगों को पता होने चाहिए, ठीक है? अब हम आते हैं जनाब आगे। हाँ, अच्छा मैं यहाँ पे ना आपको एक बात बताता हूँ। अच्छा जी, ट्रीटमेंट की बात करते हैं। डायग्नोज आपका हो गया है, ये सारी चीजें आपको सीजर्स, ट्रू सीजर्स, अगर तो सूडो सीजर्स हैं इसका ट्रीटमेंट होता है 4-5 लीटर, ठीक हो गया। अगर तो ट्रू सीजर्स हैं तो इसका ट्रीटमेंट होता है अच्छे वाला ट्रीटमेंट, आपने इसके मुताबिक करना है, ठीक है? तो ये आपने चीजें देखनी होती है ट्रू और सूडो सीजर्स के अंदर। अब हम आ जाते हैं जनाब आपका एक तरह का ट्रीटमेंट को और देखते हैं कि फिब्राइल सीजर्स के अंदर क्या होता है ट्रीटमेंट। देखें जी, आपने सबसे पहले जो मेडिसिन देनी होती है वो देनी होती है एंटीपायरेटिक्स ड्रग्स, ठीक हो गया? यानी कि फीवर को कम करना होता है।
एंटीपायरेटिक्स ड्रग्स देनी होती है। सबसे पहले आपने ये काम करना है, लेकिन एंटीपायरेटिक्स ड्रग्स के अंदर कभी भी एस्पिरिन नहीं देनी, एस्पिरिन नहीं देनी। एस्पिरिन पूछा जाए कि पूरी बॉडी के अंदर एस्पिरिन कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, हर डिजीज के अंदर। बच्चों के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ऐसी डिजीज होती है जिसमें एस्पिरिन बच्चों के अंदर हम देते होते हैं, वो होती है जनाब आपकी कावासाकी डिजीज। ठीक हो गया, ये वाहद डिजीज है जिसके अंदर हम दे सकते हैं। इसके अलावा दुनिया में ऐसी कोई डिजीज नहीं अभी तक आई कि जिसके अंदर हम जनाब एस्पिरिन को दें। ठीक होगा, बच्चों के अंदर मैं कह रहा हूँ, तो ये आपने दिखना है। ठीक हो गया। एंटीपायरेटिक्स, एंटीपायरेटिक्स के अंदर रूमेटिक फीवर बच्चों के अंदर इस तरह नहीं फीचर्स होते, वो अडल्ट्स के अंदर आना शुरू हो जाते हैं। ठीक हो गया। रूमेटिक फीवर के जो फीचर्स होते हैं वो ये होते हैं कि तकरीबन वो कहते हैं कि 6 ईयर का बच्चा था, उसके जनाब एक तरह का फेरेंक्स की इन्फेक्शन थी, उसके बाद कुछ साल गुजरे, उसके बाद जनाब उसको एक तरह का जॉइंट्स पेन और ये जो आपके साइंस होते हैं वो बताना शुरू कर देते हैं। वो अडल्ट के अंदर हम एस्पिरिन ही देते हैं, और वो तो रूमेटिक फीवर के अंदर तो हम 4 एस्पिरिन देते होते हैं एट अ टाइम, इतनी ज्यादा। ठीक हो गया, जिस बंदे को रूमेटिक फीवर होता है। और उसके बाद देख लें कि नंबर 2 क्या होता है। इसके अंदर जो मोस्ट कॉमन एंटीपायरेटिक्स होती है उसको हम कहते हैं असीटामिनोफेन। क्या होता है? एक तरह का असीटामिनोफेन होती है। ठीक हो गया, ये आपने देखनी है। उसके बाद आगे क्या होता है, आगे आपने ये कहना है कि इसकी वजह से, हाँ, एस्पिरिन बच्चों के अंदर क्यों नहीं देते? एस्पिरिन इस वजह से नहीं देते क्योंकि इसकी वजह से रे सिंड्रोम हो जाता है। क्या हो जाता है? एक तरह का रे सिंड्रोम हो जाता है। ठीक है, अब रे सिंड्रोम का मेरे ख्याल में आप लोगों को पता होगा थोड़ा बहुत, वो क्या होता है। अगर नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। ठीक है, अगर पता है तो फिर जनाब गुड है। उसके बाद अगर फिर भी, मतलब कि अगर फिर भी नहीं ठीक हो रहा, ठीक है, अब एक तरह का फिर भी ये सारा सीन चल रहा है, झटके नहीं ठीक हो रहे, तो फिर आप क्या देते होते हो? आप एक तरह का मीटाजोलम देते होते हो। क्या देते हो? एक तरह का मीटाजोलम देते होते हो। ठीक हो गया, ये आपने देना। और इसके साथ आप क्या दे सकते हो? कार्बामेजिपाइन दे सकते हो, कार्बामेजिपाइन दे सकते हो। ये जनाब आपने ड्रग्स यूज करनी होती है। इसके बाद बच्चा जो होता है वो बिल्कुल ठीक हो जाता है। और ये था जनाब आपका क्या, एक तरह का ये था आपका फिब्राइल सीजर्स। और इनमें से जिन बच्चों को फिब्राइल सीजर्स होते हैं, इनमें से तकरीबन 3 में से कोई एक बच्चा ऐसा होता है जिसको जनाब क्या होता है, एक तरह का आगे जाकर एपिलिप्सी हो सकती है, चांसेस होते हैं। ठीक हो गया, एपिलिप्सी हो सकती है। ड्रग्स में जो मैं ये बता रहा हूँ, एक मीटाजोलम होती है। ठीक हो गया, कार्बामेजिपाइन दे सकते हैं, उसके बाद आप असीटामिनोफिन देंगे। स्टार्टिंग के अंदर आप असीटामिनोफिन ही रखेंगे जो कि हम यूज करवाते होते हैं। तो ये था जनाब आपका फिब्राइल सीजर्स। होप सो आप लोगों को समझ आ गई होगी कि फिब्राइल सीजर क्या होता है। अब हम आने लगे हैं जनाब आपका आगे टॉपिक्स की तरफ, और जो अब हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है जनाब आपका बिल्कुल पीरियड्स का स्टार्ट। आपका इसको हम क्या कहते होते हैं, एक तरह का ये माँ बाप की गलतियां, मतलब कि यानी कि माँ बाप की गलतियां कुछ ऐसे फीचर्स होते हैं। मैं आगे करता हूँ। अहमद किसको मैसेज कर रहे हो? वो भी दिल के साथ। सॉरी सर, वो जो एक एक लड़की को कर रहा था, मैंने आपको कर दिया। अच्छा जी, सबसे पहले चाइल्ड अब्यूज के अंदर होता क्या है? चाइल्ड अब्यूज के अंदर ना हम दो चीजें देखते होते हैं। एक तो होता है निगलेक्ट करना। देखें, एक क्या होता है, एक तरह का निगलेक्ट करना। ठीक हो गया। एक होता है कि फॉर एग्जांपल नॉन एक्सीडेंट, मतलब कि एक तरह का नॉन एक्सीडेंटल ट्रॉमा। इसको चाइल्ड अब्यूज को आप सिंपल वर्ड्स के अंदर कहते हैं क्या होते हैं? ना एक्सीडेंटल ट्रॉमा, नॉन एक्सीडेंटल ट्रॉमा, इसको हम ये कहते होते हैं। अब देखें ये है क्या। इसके अंदर ये होता है चाइल्ड अब्यूज के अंदर कि किसी बच्चे को कोई ट्रॉमा एक्सीडेंट की वजह से ट्रॉमा नहीं हुआ। एक है ना कि फॉर एग्जांपल कोई बच्चा गिर गया है, इस वजह से उसके चोट लगी हुई, ये वाला सीन नहीं है। बल्कि उस बच्चे की 2-3 वजूहत हैं। या तो उसको निगलेक्ट किया जा रहा है, या उसको फिजिकली या सेक्सुअली उसको एक तरह का अब्यूज किया जा रहा है। ठीक होगा, और इसको हम लेते होते हैं चाइल्ड अब्यूज के अंदर। इसकी आप एक एग्जांपल ले लें, और इसके अंदर इन्वॉल्व कौन होते हैं? इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं पेरेंट्स, फैमिली मेंबर्स, ये सारे होते हैं। तो सबसे पहले जो मैंने ये कहा कि चाइल्ड अब्यूज होता क्या है, आपने ये कहना है नॉन एक्सीडेंटल ट्रॉमा होता है। यानी कि इसके अंदर ये नहीं होता कि बच्चा गिरा है या बच्चे को कोई एक्सीडेंट हुआ है, बल्कि इसके अंदर 2-3 चीजें जो होती हैं। नंबर 1 निगलेक्ट होता है, मतलब कि आपने अक्सर
गाँव के यहाँ या शहर के यहाँ या कई ऐसी जगह पर ऐसे बच्चे देखे होंगे कि जिनके बच्चे जो होते हैं वो जनाब उन्होंने ना कभी कपड़े बदले होते हैं, ठीक हो गया, ना उनका मुँह धोया हुआ होता है और उसके बाद जनाब वो बाहर जाते हैं और मिट्टी के साथ खेल रहे होते हैं और मिट्टी खा रहे होते हैं, ठीक है? तो वो किसके अंदर आता है? वो नेग्लेक्ट के अंदर आता है क्योंकि जो माँ-बाप है वो जनाब अपने बच्चे का ध्यान नहीं कर पाते। तो वो भी एक तरह की चाइल्ड अब्यूज़ ही है। अब एक माँ-बाप है, ठीक है, उनके यहाँ बेटा हुआ है, तो उस बेटे को अच्छा पप्पू-शप्पू बनाकर रखना माँ-बाप का काम है ना, ठीक है। अब अगर फॉर एग्ज़ाम्पल माँ-बाप जो है वो जनाब उसको जनाब ना कपड़े चेंज करवाता है, ना उसको नहलाता है, ना उसको जनाब सही तरह उसको सन-संवार के रखता होता है, तो फिर क्या होता है कि वो बच्चा बाहर जाता है और उसी तरह सेम ड्रेसेस के अंदर घूम फिर रहा है, तो वो किसके अंदर आपका आपका एक तरह का चाइल्ड को निग्लेक्ट कर रहे हैं। लेकिन अगर जस्ट इमेजिन करें, इसको अब्यूज़ के अंदर हम कैसे लेकर आते हैं, ट्रॉमा के अंदर हम कैसे लेकर आते हैं? एक तो बच्चे को आप निग्लेक्ट किया आपने, मतलब कि उसका ध्यान नहीं रखा, नंबर 1 और उसी बच्चे को आप स्कूल भी नहीं जाने दे रहे हो। आप कहते हो कि बच्चे तुमने स्कूल भी नहीं जाना। ऊपर से आप कहते हो चलो अब बेटा जी आप मेरे साथ काम करो। अभी भी पाकिस्तान के अंदर तकरीबन मोर देन 20% पॉपुलेशन ऐसी है कि जो जनाब जिनके बच्चे स्कूल के अंदर सिर्फ और सिर्फ 2-3 क्लासेस पढ़ते हैं और जैसे पैदा होते हैं और वो क्या काम करते हैं कि वो माँ-बाप के साथ जाते हैं, मज़दूरी करते हैं और उसके बाद क्या होते हैं वो काम-कुम करके वापस आ जाते हैं। क्योंकि हम पाकिस्तानियों का जो मज़दूर तबका है उसकी एक मोट्टो बना उसका एक माइंड बना हुआ है। वो क्या है कि हमारा ये माइंड होता है कि जितने बच्चे उतने पैसे। उतने पैसे मतलब ये है कि मज़दूर जो होता है वो तकरीबन मज़दूरी जो है वो 1000 कमा रहा है। अगर एक बच्चे का जनाब एक माँ-बाप के 7 बच्चे हैं तो 7000 तो उसके घर में आएगा ही आएगा 1 दिन का, ठीक हो गया? तो आजकल गरीब बंदे की ये सोच बनी हुई है कि जनाब इतने बच्चे होंगे तो आराम से इतने पैसे आ रहे हैं, मेरे पास तो टेंशन नहीं है। उसको नहीं पता कि जनाब मेरे बच्चे किस हालत में रह रहे हैं या क्या हिसाब होता है। ये अलग बात है कि बाद में बच्चे जो होते हैं वो माँ-बाप को कहते हैं तू बाप ही नहीं है मेरा, ये वाला सीन होता है उनका। तो अब देखें आपने क्या कहना है कि चाइल्ड अब्यूज़ का क्या सीन है? चाइल्ड अब्यूज़ का आपने कहना है कि नॉन एक्सीडेंटल ट्रॉमा होता है। एक होता है निग्लेक्ट का कि मतलब के पेरेंट्स जो होते हैं वो मुकम्मल तौर पर बच्चों को उसके हाल पर छोड़ देते हैं। दूसरा एक तो उसके उसके हाल पर छोड़ दिया, दूसरा जनाब ये कर देना कि उसको एक तरह का स्कूल भी नहीं जाने देना। तीसरे नंबर पर उसको जनाब अपने रोज़मर्रा के काम करवाना। चौथा जनाब उसकी कुटाई भी चंगी करना। अब बहुत ज़्यादा कुटाई करना, ठीक हो गया? तो ये किसके अंदर आता है? ये सारी बातें मैं लिख रहा हूँ, ठीक हो गया? और नंबर 4 कुछ ऐसे आपने केसेज़ इवन ताकि अब तो टेलीविज़न के अंदर कुछ प्रोग्राम भी ऐसे होते हैं जिनको जनाब इवन के फैमिली के मेंबर्स अपने खानदान के लोग ही अपने ही फैमिलीज़ के लोगों को एक तरह का सेक्सुअली अब्यूज़ कर रहे होते हैं। या फिर क्या होता है एक छोटा-सा बच्चा है, उसको नहीं पता और जनाब जो दूसरा बच्चा है, वो जनाब जो दू बड़े बंदे हैं, वो जनाब उसको अब्यूज़ करने की कोशिश करते हैं। ये सारी चीज़ें जो आती हैं, वो चाइल्ड अब्यूज़ के अंदर ही आती हैं, ठीक है? तो अभी आपने क्या कहना है, एक तरह का मतलब कि निग्लेक्ट करना फिज़िकली, उसके बाद क्या होता है एक तरह का स सेक्सुअली, उसके बाद एक और पॉइंट है। क्या? कि आपने ये कहना है साइकोलॉजिकली भी। साइकोलॉजिकली पता क्या होता है? कैसे आप करते होते हो बच्चे को? हमारे यहाँ अक्सर साइकोलॉजिकली ये हिसाब होता है कि जब किसी बच्चे के मार्क्स कम आते हैं, तो हम कहते हैं, "हाँ जी, तेरे कम आए, उसके ज़्यादा आए। तू तू तो जहाँ भी गया मेरा नाम बदनाम ही किया है।" ठीक हो गया? तो आपने ये जो अक्सर ऐसा होता है, वो बच्चे को आप साइकोलॉजिकली डिप्रेस कर रहे हो, आप उसको अब्यूज़ कर रहे हो। ना कि उसको सही तरह समझाना, बल्कि उसका कंपैरिज़न करना है एक का दूसरे के साथ। दूसरा ये होता है कि जब आप इस तरह करते हो तो बच्चा जो होता है वो साइकोलॉजिकली डिप्रेस होता है। जब उसको कहना कि हाँ जी, जनाब मार्क्स तुम्हारे इतने कम क्यों और ये और पाकिस्तान के अंदर क्या होता है एक और रूटीन है कि जनाब जो हमारी माएँ होती हैं, उनका सीन क्या होता है, अक्सर आपने देखा होगा कि जिस बच्चे के मार्क्स कम आए हों या फेल हुआ तो माएँ कह रही होती हैं, अगर किसी के 700 आए तो माएँ कहते हैं 850 मेरे पुत्र दै ने तुहाडे किन्ने आए ने जी, ठीक हो गया? तो वो जो है वो जनाब एक तरह का आप खुद देख लें कि वो जब एक ट्रैक ही और है और उस बेस के ऊपर आप साइकोलॉजिकली जनाब उसको रिप्रेस कर रहे हो, एक ये। दूसरी बात क्या होती है साइकोलॉजिकली, इसके अंदर भी चाइल्ड अब्यूज़ के अंदर आती होती है कि अगर एक बच्चा है वो क्लास के अंदर जाता है, ठीक हो गया? उसको जनाब 5-6 बंदे हैं, उसको जनाब टौंटबाज़ी शुरू होती है, ये वो तुम दिखते कैसे हो? तुम मोटे हो, तुम पतले हो, तुम ये हो, तुम वो हो। तो वो साइकोलॉजिकली बंदा डिप्रेस होने शुरू हो जाता है और कुछ ऐसा सोचता है कि यार मैं पता नहीं क्या हूँ, मुझे अल्लाह ने ऐसा क्यों बनाया है, पता नहीं ऐसी क्या कंडीशंस, तो उसके माइंड में ऐसे क्वेश्चन्स आना शुरू हो जाते हैं। इवन ताकि जब आप यूनिवर्सिटी लेवल पर होते हैं, तो वहाँ पर भी यूनिवर्सिटी लेवल पर भी अगर एक बंदे को टौंटबाज़ी की जाती है पूरा ग्रुप मिल के,
इवन ताकि ये एमबीबीएस के स्टूडेंट्स के अंदर भी ऐसा होता है कि वो बंदा सोचने पर मजबूर होता है कि यार मैं मेरा पता नहीं क्यों इस तरह मजाक बनाते हैं, पता नहीं मेरे अंदर वाकई इस तरह की कमी है, ये इस तरह का पॉइंट, तो वो सारी चीजें आपकी अब्यूज के अंदर आती होती है। ठीक है, तो निग्लेक्ट करना, उसको उसके हाल पर छोड़ देना, फिजिकली उससे काम लेना, सेक्सुअली उसको जनाब एक तरह का सेक्सुअल एक्टिविटी करना, साइकोलॉजिकली उसको एक तरह का मजाक करना, उसको डिप्रेस करना, ये सारे जो आते हैं ये किसके अंदर आते होते हैं, ये जनाब आपके एक तरह के चाइल्ड अब्यूज के अंदर आते होते हैं। ठीक हो गया। अब फूलिंग करना वो भी आ जाता है। ठीक है, लेकिन फूलिंग थोड़ी बहुत तो होती रहती है, इतनी ज्यादा नहीं। ठीक है, अब देखें इसके अंदर हिस्ट्री क्या होगी। बच्चा जो होगा वो जनाब एक तरह का आपके पास कैसे प्रेजेंट कैसे करेगा। ठीक होगा, अब हम आते हैं हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट। हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट देखते हैं कि जो बच्चा होगा उसको हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट क्या होगा। हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट देखें, सबसे पहले एक बात, आप डॉक्टर हो, आपके पास पेशेंट आया, वो कहता है कि मेरा जो बच्चा है ना, उसको जनाब सीन इस तरह का हुआ कि ये जो है ना, ये गिर गया था बेड के ऊपर से। ठीक होगा, बेड के ऊपर से गिर गया था और उसकी उम्र है 2 मंथ। 2 मंथ का बच्चा बेड के ऊपर से नहीं गिर सकता। ठीक हो गया, क्योंकि वो मूव भी नहीं कर सकता सही तरह। जो 2 मंथ का बेबी होता है ना, वो सही तरह मूव भी नहीं कर पाता, तो वो गिर कैसा जाएगा। तो बात करने का मकसद पता क्या है, बात करने का मकसद ये है कि ट्रॉमा और उनकी बात दोनों में फर्क हो। कम से कम आपको तो पता है ना, अगर एक बंदा कहता है कि हाँ जी जनाब ये गिरा है और उसके निशान हो थप्पड़ के, तो आप खुद देख लोगे, आप डॉक्टर आप खुद देखोगे यार निशान तो थप्पड़ के हैं, और ये कह रहा है गिरा है, तो ये झूठ बोल रहा है। तो बात करने का मकसद क्या है, वो ये है कि एक तरह का स्टोरी जो उसकी होती है, वो जनाब जो इंजरी हुई होती है ना उस बंदे को, उसके बिल्कुल ऑपोजिट होती है। अगर एक बंदा ऐसी स्टोरी सुना रहा हो और बच्चे की इंजरी कोई और हो, तो आपने उसी वक्त समझ जाना है कि ये क्या एक तरह का चाइल्ड अब्यूज का केस है। समझ आई कि नहीं आई, कहानी कुछ और है, हुआ कुछ और है। ठीक हो गया। जैसा कि फॉर एग्जाम्पल वो कहे कि हाँ जी जनाब इस्त्री लग गई थी इसके, लगाई खुद दो। ठीक है, तो ये 2-3 चीजें आपने एज अ डॉक्टर आपने अपने माइंड में रखनी होती है कि हाँ जी जनाब ये कोई खुद ड्रामेबाजी तो नहीं हो रही, तो ये देखना है। ठीक है, स्टोरी जो होती है वो जनाब एक तरह का स्टोरी इंजरी पैटर्न के ऑपोजिट होती है, उसकी तरह नहीं होती। नंबर 2 जो आपने अपने माइंड में देखना होता है, इसके क्यों एक माँ बाप जो होता है वो अपने बच्चे पर जुल्म क्यों करता है, इसकी 2-3 चीजें होती हैं। इसके रिस्क फैक्टर्स होते हैं। कौन कौन से रिस्क फैक्टर्स होते हैं, अब हम ये देखते हैं। देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल, अब पाकिस्तान के अंदर ये ऐसी बातें करना, हमारे यहाँ स्क्रीन नहीं दिख रही है आप लोगों को, स्क्रीन नजर आ रही है। ओके ओके ओके, अगर तुम्हें नहीं दिख रही तो ये तुम्हारा मसला है ना, बाकियों को दिख रही है तो इसमें क्या हम कर सकते हैं। ठीक है, अब देखें पाकिस्तान के अंदर चाइल्ड अब्यूज की हम इस तरह बात करते हैं, रिस्क फैक्टर की बात करते हैं। रिस्क फैक्टर के अंदर अगर एक तरह का एक बच्चा है, वो जनाब एक वो उसको कोई ना कोई एबनॉर्मेलिटी है। ठीक हो गया, अब अगर उसको कोई एबनॉर्मेलिटी है, ठीक हो, वो मेंटल रिटार्डेड है, वो कहता है एक तरह का मेंटल रिटार्डेड होता है। आपने अक्सर देखा होगा कि कभी ऐसा होता है कि जब बच्चा जो होता है वो जनाब 2-3 दफा तंग करता है, तो माँ के ऊपर से 2 थप्पड़ भी आ रहे होते हैं। ठीक हो गया, तो वो किसके अंदर आता है, वो भी एक तरह का इसी केस के अंदर आता होता है। तो आपने कहना है अगर मेंटल रिटार्डेड हो, नंबर 1, ठीक हो गया। नंबर 2 आपने क्या कहना है कि एक तरह का बच्चे को बार बार बीमारियां होती हों और वो बार बार हॉस्पिटल जाता हो, तो माँ बाप कहता है यार क्या इसने हर वक्त हमें हॉस्पिटल के अंदर ही रखा हुआ है। ठीक हो गया, तो आपने ये कहना है कि एक तरह का रिपीटेड हॉस्पिटलाइजेशन, बार बार वो हॉस्पिटल में जाता हो, मतलब उसको इतनी ज्यादा बीमारियां हो, तो इस वजह से भी होता है। उसके बाद नंबर 3 इस वजह से भी होता है कि अगर फॉर एग्जाम्पल ना, आपने देखा होगा पाकिस्तान के अंदर ये केसेस काफी ज्यादा होते हैं कि फीमेल और मेल, मतलब बच्चा बच्ची का सीन बहुत ज्यादा होता है कि अगर किसी को परमानेंट बच्ची हो रही है, ठीक है, बच्चा नहीं हो रहा, तो इस वजह से भी जनाब उसके ऊपर होता है कि बेटा क्यों नहीं हुआ। ठीक है, और ये फीचर्स आपने देखना है कि एक तरह का ये पॉइंट। और नंबर 4 अगर पेरेंट्स जो हैं वो ड्रंक हो, यानी कि एक तरह का अल्कोहल वगैरह पीता हो, वो जनाब ये काम करता है। नंबर 5 अगर कोई स्टेप पेरेंट हो, यानी कि एक तरह का हो सकता है कि यार पेरेंट उसका असल ना उसके स्टेप पेरेंट्स हो, वो जनाब इस तरह कर रहे हो, ये भी एक फीचर है। ठीक हो गया, उसके बाद आपने दूसरी चीजें देखनी है, जो मैं ये कह रहा हूँ, ये रिस्क फैक्टर्स आते हैं इसके। ठीक हो गया, अब
ये जो बात है ना, जो भी मैं ये बात कर रहा हूँ, ये हम हैं तो माशाल्लाह सारे यहाँ पर जितने भी बंदे माशाल्लाह सारे मैच्योर हैं, सारे पढ़े लिखे हैं, लेकिन कुछ बातें होती हैं जो करनी होती हैं। जैसा कि मैंने पहले इस टॉपिक्स के अंदर मैंने बातें की, और मुझे ये भी पता है कि पाकिस्तान के अंदर पीएमसी के अंदर ये चाइल्ड अब्यूज के क्वेश्चन नहीं आएगा, ये भी मैं लिख दूं, बहुत कम चांसेस है आने का। लेकिन मैं आपको क्यों करवा रहा हूँ, उसकी रीजन इसकी वजह से ये है कि क्योंकि इसके जनाब हमारे यहाँ केसेस बहुत ज्यादा आते हैं, और दूसरी ये बात होती है कि हमारी सोसाइटी के अंदर ये केसेस बहुत ज्यादा पाए जाते हैं, और अगर हम नहीं समझेंगे तो दूसरे बंदे क्या होंगे। अब इसी तरह आप एग्जांपल देख लें कि जो जो होता है जनाब, एक बार बार एक बंदा कह रहा बेटियां हो रही, बेटियां हो रही, बेटियां हो रही, और उसके ऊपर जनाब दूसरे के ऊपर जुल्म हो रहा है, ठीक हो गया। और अक्सर डिवोर्सेस रेट भी ऐसे होते हैं। मैं भी, ये मेरी बात हो रही थी, किसी को बुरी लगे, लेकिन फिर मैं अभी भी एक बात करता हूँ। आप एक बात को नोट कीजिएगा, जो किसी की बेटियां होती है ना, उसकी ज्यादा अटैचमेंट होती है फादर के साथ। ये बात को नोट कीजिएगा। मतलब कि अब अगर यहाँ पर लड़की है ना, इसको आप इस तरह देख लें कि जो बेटी होगी उसकी ज्यादा अटैचमेंट मदर से नहीं होगी, फादर के साथ ज्यादा होगी। तो आप खुद देखें कि अगर किसी को बेटी हुई है ना, तो बेटी होने की वजह से सबसे ज्यादा जो परेशान होता है वो फादर नहीं होता, वो मदर हो जाती है। अब वो खुद सोचें, एक एक मदर जो है वो औरत है, जब एक औरत ही औरत की इज्जत नहीं कर रही तो फिर माशरा कैसे कर सकता है। मैं अक्सर, मुझे ये बातें होती है तो मैं अक्सर ये बात करता होता हूँ, यार देखो, जब एक औरत औरत की इज्जत नहीं कर रही तो फिर दूसरे माशरे ने खाक करनी है। तो आप कम अज कम, अगर किसी को बेटी हो रही है जो उसकी माँ है, वो खुद कहे कि माशाल्लाह अल्लाह ने दी है यार, इट्स ओके, कोई नहीं, ये भी मेरे बेटों की तरह ठीक होगा। तो सबसे पहले जो होता है वो मदर का मुंह बनता है। बाप तो जो होता है उसकी अटैचमेंट और ज्यादा हो जाती है, और वो और ज्यादा उसके करीब होता है। अगर आप नहीं देख सकते तो आप अपने रिश्तों में चीज ये देख लीजिए, आपको 100% ये चीज आपको मिलेगी कि आपकी ज्यादा अटैचमेंट आपकी जो लड़कियां होंगी उसकी अब्बू के साथ होगी, और जो लड़के होंगे उसकी अम्मी के साथ अटैचमेंट होगी, ठीक है। क्योंकि हम जो लड़के होते हैं वो अपने बाप से तो बस यही मिलते हैं, अस्सलाम वालेकुम जी, वालेकुम सलाम जी, ठीक है जी, ओके जी। इससे ज्यादा ना हम बात कर सकते हैं, ना वो वाला सीन होता है, ठीक है। इवन तक कि हम, हमारे यहाँ में मोहब्बत प्यार बहुत ज्यादा होता है, लेकिन हम एक्सप्रेस नहीं करते, क्योंकि हम लोग जो होते हैं ना, वो थोड़े से पेंडू वाला हिसाब जो हमारा होता है, वो इतना एक्सप्रेस नहीं होता कि हाँ जी, हम जो जुगत कर सकें, थोड़ा सा मजाक कर सकें। हालांकि, और हमारा दिल करता है कि यार थोड़ा सा जुगतबाजी होनी चाहिए, मजाक मजूक होना चाहिए। मेरे ख्याल में यहाँ पर जो 33 स्टूडेंट्स है, उसने कभी अपने माँ बाप को ये नहीं कहा होगा कि अब्बा जी लव यू, ठीक हो गया, या मुझे तुमसे बहुत प्यार है, लेकिन करता हर कोई है, ठीक है। तो शायद अगर कोई बोल दे तो आगे से अब्बा जी का भी लिखता है, ये बातें करने वाली है, ठीक है। तो कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो कि एक तरह के एक्सप्रेसिव जो शो करने होते हैं। तो ये हो गया जनाब पॉइंट। और अभी मैं फिर ये कह रहा हूँ, ये टॉपिक करवाने का जो मेन मकसद था, तो ये बहुत मेन इंपॉर्टेंट बात है जो मैं इस वजह से ये आपको टॉपिक करवा रहा हूँ। लेकिन ये नहीं है कि जो मैंने कह दिया कि इसमें से एमसीक्यूज आने के चांसेस बहुत कम है तो आपको चलो जी सो जाओ यार, कल पढ़ेंगे, कल कौन सी क्लास का टॉपिक, कल बेसिक इंशाल्लाह देखेंगे, ठीक है। उसके बाद आगे आते हैं कि हम एग्जामिनेशन कैसे करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन के अंदर क्या होता है कि एक तरह का, मतलब कि आपने ये कहना होता है कि इसका, जैसे ना बच्चा जो होता है ना, उसकी आंखों से जैसे, मतलब कि इसको हम कहते हैं शेकन बेबी सिंड्रोम। क्या कहते हैं, एक तरह का शेकन बेबी सिंड्रोम। अक्सर ऐसा होता है कि बच्चे के सर को पकड़ के, आपने अक्सर ऐसा देखा होगा, कुछ लोग क्या करते हैं, बच्चे के सर को पकड़ के इस तरह हिलाते हैं। तो जब इस तरह बच्चे को हिलाते हैं ना, तो उसकी तो ब्लड वेसल्स बेचारे की वैसी डेलिकेट सी होती है, तो उसकी ब्लड वेसल से ब्लड बाहर निकलने आने लगता है। तो जब उसकी ब्लड वेसल से ब्लड बाहर निकलने लगता है, उसकी आंखों से भी ब्लड बाहर निकल आता है, और इंट्राक्रेनियल कैविटी में भी आ जाता है। उसके बाद उसकी, ऐसा कोई बंदा आता है जिसके जनाब एक तरह के ब्रूजेस हों, ब्रूजेस जनाब कहाँ पे, एक तरह के सिगरेट के हों, या फिर एक सिगरेट लगाई गई हो, ब्रूजेस उसके हों, या फिर एक तरह के, मतलब कि आप इस तरह समझ लें कि जनाब उसको कोई मारा गया हो, और उसके बाद गर्म पानी का जो टब होता है उसके अंदर उसको बिठाया गया, उसकी थाई वगैरह जो हो वहां पर मतलब के, और स्त्री वगैरह की शक्ल, आयरन शेप जो है वो जनाब ऐसा लगे जैसे स्त्री लगाई गई हो। तो ये सारे फीचर्स हमें बता रहे होते हैं, ठीक हो गया। आयरन शेप बर्न हो गया, फॉर एग्जांपल आयरन शेप बर्न हो गया, ठीक हो गया। ये पॉइंट हो गया। सिगरेट बर्न हो गया, यानी कि सिगरेट लगाई गई हो बच्चे के साथ। उसके बाद आप ये देख लेते हैं कि बटक्स वगैरह जो होते हैं हार्ट वाटर के अंदर, ये गर्म पानी उसके अंदर जनाब बच्चे को बैठाया गया हो,
बुटक्स वगैरह, ठीक हो गया, जेनिटल्स वगैरह उसके लगते हैं, तो ये सारा होता है। और इसके अंदर क्या होता है, बच्चे को एक तरह का फ्रैक्चर्स हो, बच्चे को फ्रैक्चर्स कैसे होती है, इसमें मोस्टली जो फ्रैक्चर्स होती हैं वो जनाब स्पाइरल फ्रैक्चर्स होती हैं। कौन सी होती है, एक तरह की स्पाइरल फ्रैक्चर्स होती हैं, ठीक हो गया। स्पाइरल फ्रैक्चर्स होती हैं जैसा कि फॉर एग्जांपल बच्चे को जब बेल्ट वगैरह से मारते हैं या वैसे मारते हैं, तो वो ऐसी ऐसी फ्रैक्चर्स होती है इस तरह की, इसको हम कहते हैं स्पाइरल फ्रैक्चर्स। ये अगर बोन्स है ना, ठीक होगा, तो इसकी जो इंजरी होगी वो इस शेप की होगी, उसको हम कहते हैं स्पाइरल फ्रैक्चर। जो बच्चे को मारे वो इस तरह ही मारते हैं, तो ये कहते हैं स्पाइरल फ्रैक्चर। तो हम जो डायग्नोज करेंगे, सबसे पहले आपने क्या करना है, क्लिनिकली डायग्नोज करना है। दूसरा क्या करना है, आपने एक तरह का एक्सरे सर्वे करना होता है। एक्सरे सर्वे के अंदर आपने ये देखना होता है कि हाँ जी जनाब इसकी कंडीशन क्या है, एक्सरे के अंदर के हड्डियों का क्या हिसाब है, ठीक हो गया। उसके बाद अगर तो किसी बच्चे को सेक्सुअली अब्यूज किया गया है, तो आप उसका जेनिटल पार्ट्स देखेंगे कि वहां पर किसी तरह का एक तरह की कुछ सेक्रीशन तो नहीं है, ठीक हो गया। और उसके बाद आप फौरी तौर पर टेस्ट करेंगे, ठीक होगा, किसी तरह की कोई ब्लीडिंग तो नहीं हो रही, कोई फॉरेन बॉडी तो नहीं है, ठीक है। तो सेक्सुअली अब्यूज किया गया, तो आपने क्या करना है, एक तरह का आपने ये कहना है कि उसके ऊपर एक तरह का आपने ये देखना होता है कि जेनिटल ट्रॉमा वगैरह, ठीक है। उसके बाद आपने जो देखना होता है वो ये होता है, एक तरह का कोई फॉरेन बॉडी तो नहीं है वहां पे, फॉरेन बॉडी, ब्लीडिंग तो नहीं हो रही, ठीक है। इसके साथ आपका जो होता है वो आपने कहना होता है कि हाँ जी ना फॉल स्मेलिंग तो नहीं है, ठीक हो गया। इसके बाद आप ये सारा जेनिटल ट्रॉमा का देख सकते हैं। इसके बाद ये हो गया जनाब, इसके बाद आता है कि एक तरह का आपने इसका ट्रीटमेंट कैसे करना होता है। ट्रीटमेंट यार इसका ये होता है कि आपने इस बच्चे को एक तरह का जो अंडरलाइन कॉज होता है उसको सबसे पहले आपने देखना होता है कि हाँ जी जनाब इसका जो इंजरीज वगैरह होती हैं इसको ठीक करने की कोशिश करनी होती है। उस फिर इसको जो पाकिस्तान के अंदर जो ईडी सेंटर ओपन हुए हैं उनसे जनाब आपने रब्ता करना है, बच्चे को उधर दे देना है। और जो पेरेंट्स को है वो जनाब आपने पुलिस को बुलाना है और पुलिस को बुला के एक बार उसका सामना करवाना है। ये अलग बात है, पुलिस को फिर दोबारा वो बच्चे उधर मतलब पुलिस से वो दोबारा जो है वो कह कवा के फिर दोबारा बच्चे अपने पास ले ले। और यहाँ पर कई तरह के ऐसे केसेस हैं पाकिस्तान के अंदर, ये कहता नहीं नहीं इस तरह के नहीं है, ठीक है। मैंने 2-3 प्रोग्राम खुद देखे हैं जो कि इस तरह के इसके ऊपर थे भी, ठीक है। तो इस तरह के केसेस होते हैं कि पेरेंट्स अपनी ही औलाद को नहीं देखते, पेरेंट्स जो होते हैं वो अपनी औलाद से मिलते तक नहीं है, पेरेंट्स जो होते हैं वो जनाब अपनी औलाद को बुलाते तक नहीं, उनको मारते हैं, अच्छे वाली शत्रोल करते हैं, फिर उससे काम भी लेते हैं। तो ये किस में आता होता है, ये सारा ही आपका एक तरह का सेक्स यानी कि एक तरह का चाइल्ड अब्यूज के अंदर आता होता है, ठीक है जी। अब हम आते हैं नेक्स्ट और आगे देखते हैं कि आगे का क्या सीन है। आगे देखिए जी, यहाँ तक किसी बच्चे को क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं। ट्रैकियोएसोफेजियल फिस्टुला, टीईएफ कह दें इसको, इसको आप कहते होते हो ट्रैकियोएसोफेजियल फिस्टुला, ठीक है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ये ट्रैकिया है, ये एसोफेगस है, और ये जनाब ट्रैकिया और एसोफेगस के दरमियान में इस तरह का जनाब नाली लग जाए तो इसको हम कहते होते हैं ट्रैकियोएसोफेजियल फिस्टुला कहते होते हैं, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, एक तरह का ट्रैकियोएसोफेजियल फिस्टुला कहते होते हैं। अब मेरी बात को थोड़ा सा ना आपने गौर करना है। मोस्टली ट्रैकियोएसोफेजियल फिस्टुला जो होता है वो एसोफेजियल एट्रेजिया के साथ आता है। दो लफ्ज आपको पता होना चाहिए, एक लफ्ज एट्रेजिया क्या होता है, दूसरा लफ्ज फिस्टुला क्या होता है। जहां पर लफ्ज एट्रेजिया आ जाएगा ना, इसका मतलब होता है कि स्ट्रक्चर सही है ही नहीं आगे से, मतलब कि ये एसोफेगस है ना, ये जनाब आगे से बंद है इस तरह, ठीक हो गया जी। और फिस्टुला का मतलब है कि ये जो स्ट्रक्चर है ना ये दूसरे स्ट्रक्चर के साथ जुड़ा हुआ है। इसमें आपने क्या कहना है, एक तरह का फेस्टुला कहना है। मुझे अब एक बात आप लोगों ने गौर बतानी है, शाबाश। ये किसके साथ मोस्टली प्रेजेंट करता है, ट्रैकियोएसोफेजियल फेस्टुला एसोफेजियल एट्रेजिया के साथ प्रेजेंट करता है। अगर ये एसोफेजियल एट्रेजिया हो गया तो मुझे आपने एक बात बताएं, शाबाश, कि यहाँ से जो एमनियोटिक फ्लूइड है वो जनाब बच्चे के स्टोमिक के अंदर जा रहा है, शाबाश। ये बताइए जी, बच्चे के स्टोमिक के अंदर जाएगा सही तरह, बच्चे के स्टोमिक के अंदर सही तरह नहीं जा रहा। जब बच्चे के स्टोमिक के अंदर सही तरह नहीं जा रहा तो अब मुझे ये बताएं कि ये एज अ वेस्ट मटेरियल के बाहर जा रहा है, जो वेस्ट मटेरियल जो होता है उसके थ्रू एज अ बाहर जा रहा है, एज अ वेस्ट मटेरियल बाहर भी नहीं जा रहा, एज अ वेस्ट मटेरियल बाहर भी नहीं जा रहा, आपकी बॉडी से एक्सक्रीट नहीं हो रहा। तो जब ये आपकी बॉडी से एक्सक्रीट नहीं हो रहा तो एमनियोटिक फ्लूइड आपकी बॉडी के अंदर इकट्ठा होता रहेगा कि नहीं होता रहेगा, शाबाश ये बताइएगा जी। एमनियोटिक फ्लूइड जो होगा वो आपकी बॉडी के अंदर इकट्ठा नहीं हो जाएगा काफी ज्यादा। तो जब आपकी बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा एमनियोटिक फ्लूइड इकट्ठा हो जाएगा
तो ये जनाब आप जब देखोगे ना, इसको हम कहते हैं पॉलीहेड्रोमिनस। वो कहते हैं ना बच्चे का पानी कम है, अक्सर आपने ऐसा सुना होगा कि बच्चे का पानी कम है या बच्चे का पानी बहुत ज्यादा है। सुना हुआ कि नहीं सुना हुआ? पंजाबी में यही कहते हैं ना हम लोग कि बच्चे का जो पानी है वो कम है, डॉक्टर्स ने कहा जल्दी जल्दी ऑपरेशन करवाएं, ठीक हो गया। तो अगर तो एमनियोटिक फ्लूइड कम हो तो उसको हम कहते होते हैं ओलिगोहेड्रोमिनस। तो अगर जनाब एमनियोटिक फ्लूइड बहुत ज्यादा हो उसको हम कहते हैं पॉलीहेड्रोमिनस। तो मुझे ये बताएं कि इसके अंदर पॉलीहेड्रोमिनस होगा कि नहीं होगा? शाबाश, हाँ जी, पॉलीहेड्रोमिनस होगा कि नहीं होगा? इसको आपने क्या कहना है, एक तरह का पॉलीहेड्रोमिनस होगा, ठीक हो गया। इसके अंदर जो पानी होता है वो एक तरह का ज्यादा हो जाता है, नंबर वन। उसके बाद आपने क्या कहना है कि एक तरह का दूसरी बात देखिएगा जी, जब बच्चा पैदा हो जाता है, जब बच्चा पैदा हो जाएगा, मुझे ये बताइए कि ये जनाब एसोफेगस है, इधर से जनाब उसके माउथ से सक्रीशन होगी कि नहीं होगी? जी जी, ये आफ्टर बर्थ की बात नहीं मैं कर रहा, ये बर्थ के यूट्रस की बात कर रहा हूँ। ये मैंने जो बात की ना एमनियोटिक फ्लूइड की, ये मैं इन यूट्रो की बात कर रहा हूँ, इन यूट्रो की बात कर रहा हूँ, यानी कि ये माँ के पेट के अंदर की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक हो गया। फिर मैंने लफ्ज क्या बोला? आफ्टर द बर्थ। ये मैंने बताने के बाद मैंने लफ्ज बोला आफ्टर द बर्थ। कि आफ्टर द बर्थ क्या होता है? मतलब ऐसा जो बच्चा होता है इसको माँ के पेट के अंदर क्या होगा? पॉलीहेड्रोमिनस होगा, ट्रैकियोसेफेजियल फस्टूला के अंदर, वो आपको पता चल गया कि कैसे। नंबर टू, जब ये बच्चा पैदा हो जाएगा तो मुझे ये बताएं कि ये जो कोई चीज खाएगा पिएगा तो ये जनाब बाहर नहीं निकलेगी? शाबाश, ये क्या निकलेगी? एक तरह की बाहर निकलेगी। तो जब ये बाहर निकलेगी तो ओरल सक्रीशन होगी कि नहीं होगी? तो आपने कहना ओरल सक्रीशन होगी, नंबर वन। नंबर टू, आपने जो अपने माइंड में बात करनी है, जैसा कि ये मैंने कहा कि यहाँ पर ओरल सक्रीशन होगी। नंबर टू, नंबर टू आप मुझे ये बताएं कि जैसा कि फॉर एग्जांपल ये मैं बता रहा हूँ ओरल सक्रीशन होगी, तो दूसरी बात कि ये जो फ्लूइड है ये जनाब आपके लंग्स के अंदर नहीं आ सकता? शाबाश, ये जो खुराक है ये आपके यहाँ पर तो लंग्स पड़े हुए हैं, यहाँ पर तो लंग्स पड़े हुए हैं, तो ये लंग्स के अंदर आ सकता कि नहीं आ सकता? लंग्स के अंदर आ सकता है। तो जब ये लंग्स के अंदर आ सकता है तो इसकी वजह से एक तरह का, मुझे ये बताएं कि एस्पायरेशन नमूनिया नहीं हो जाएगा? तो आपने कहना एस्पायरेशन नमूनिया हो सकता है, ठीक हो गया। उसके बाद जो बच्चा खाना खाएगा वो इजीली खा सकेगा? नहीं खा सकेगा, इनएबिलिटी टू फूड होगी, इनएबिलिटी टू फूड हो जाएगा, सही तरह वो खाना ही नहीं खा सकेगा। क्यों? क्योंकि भाई आगे से तो रास्ता सही तरह नहीं चल रहा, ठीक हो गया। और उसके बाद क्या होता है कि ये वाले जो खुराक के जो पार्टिकल है वो तो जनाब फेफड़ों के अंदर जा रहे हैं। जब खुराक के पार्टिकल आपके फेफड़ों के अंदर जा रहे हैं, एस्पायरेशन नमूनिया हो रहा, तो इसकी वजह से फिर क्या होता है? इसकी वजह से फिर फ्लूअर जब आपकी नमूनिया लंग्स के अंदर गया, मुझे सिंपल सी बात बताइएगा जी, जब ये फ्लूइड आपके लंग्स के अंदर चला गया, गैस एक्सचेंज होगा? गैस एक्सचेंज नहीं होगा। जब आपका गैस एक्सचेंज नहीं होगा तो इसके बाद मुझे ये बताएं कि क्या ऑक्सीजन आपके बॉडी के ब्लड के अंदर जाएगी? ब्लड के अंदर नहीं जाएगी। जब ऑक्सीजन ब्लड के अंदर नहीं जाएगी तो हम ये कह सकते हैं कि साइनोसिस हो जाएगी, हाँ जी, ठीक हो गया। हम ये कह सकते हैं टैकिपनिया हो जाएगा, ठीक है। हम ये कह सकते हैं हाई रिस्पिरेटरी रेट हो जाएगा, बच्चा जोर जोर से सांसें लेगा। तो ये आपने ये कहना है कि इसकी वजह से रिस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम हो जाएगा। हाँ जी, कोई ऐसा बच्चा जिसको समझ नहीं है? शाबाश, एनीवन। हाँ जी, कोई ऐसा बच्चा जिसको समझ ना, ये पूछ सकता है? कोई ऐसा बच्चा जिसको समझ ना आई हो, बंदा पूछ सकता है इन बातों को। ओके जी, मैं रिपीट कर देता हूँ, कोई मसला नहीं है। देखें, आपको पता है कि ये जनाब आपके फेफड़े शरीफ है, ये जनाब आपके इस तरह सीन होता है, ठीक हो गया जी। और आपको पता है कि माशाल्लाह यहाँ पर अगर यहाँ पर एसोफेगस से आ रही है तो एसोफेगस से जो खुराक के पार्टिकल वो इधर से इधर आए, इधर से इधर गए। ये जनाब इधर तो एल्वियोलाई थी, ये जनाब एल्वियोलाई की गैसेस के पार्टिकल आना शुरू हो गए, खुराक के पार्टिकल इधर आना शुरू हो गए। तो जब ये खुराक के पार्टिकल इधर आ गए, यहाँ पर फ्लूइड इकट्ठा हो गया, तो जो ऑक्सीजन इधर आनी थी, यहाँ पर O2 आनी थी, और यहाँ पर जनाब गैसेस का एक्सचेंज होना था, अब ये हो सकेगा? और नहीं हो सकेगा। जब गैसेस का एक्सचेंज नहीं होगा तो ऑक्सीजन ब्लड के अंदर जाएगी नहीं, हाइपोक्सीमिया हो जाएगा, टैकिपनिया हो जाएगा, रिस्पिरेटरी रेट ज्यादा हो जाएगा, ये सारे फीचर्स हम देखेंगे, ठीक हो गया जी। तो इसको हम क्या कहते हैं, एक तरह का बच्चा जो होगा वो क्या होगा? रिस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम के अंदर चला जाएगा। क्लियर है जी? हाँ जी। अब कोई ऐसा बच्चा जिसको समझ ना आई हो, अब मुझे ये बताएं कि अगर हम एक्सरे करते हैं, ठीक हो गया, तो वहां पर आप, यहाँ पर क्या होगा कि हम ना सबसे पहले हम ना एनजी ट्यूब पास करते हैं, यहाँ पर एनजी ट्यूब बच्चे के पास करने की कोशिश करते हैं। लेकिन एनजी ट्यूब जब पास करेंगे, मुझे ये बताएं कि जब हम एनजी ट्यूब पास करेंगे तो ये पॉलीहाइड्रोमिनस को तो मैंने बता दिया ऑलरेडी यार, काफी ज्यादा। अगर हम एक तरह का एनजी ट्यूब पास करते हैं तो जब हम एनजी ट्यूब पास करेंगे
तो यहाँ से जब हम पास कर रहे हैं, आगे से अगर ऑब्स्ट्रक्शन है तो मुझे ये बताएं कि ये आगे नहीं जाएगी, तो ये क्वाइल्ड हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? शाबाश, ये इस तरह हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? तो आपने क्या कहना है कि ये क्या हो जाएगी, एक तरह की क्वाइल्ड होगी। और जब क्वाइल्ड होगी एनजी, मतलब के जब हम एक्सरे करेंगे तो हमें क्वाइलिंग मिलेगी। ये वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। एनजी ट्यूब क्या होगी, एक तरह की क्वाइल्ड होगी। और एक्सरे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत बहुत ज्यादा मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, आपने कहना है एक्सरे जो होगा वो जनाब एनजी ट्यूब जो क्या करेगा, एक तरह की क्वाइल्ड शो करेगा। और ये क्या होता है, ये एसोफेजियल एट्रेजिया के साथ होता है। ठीक हो गया। और इसके बाद हम कंफर्म किसके साथ करते हैं, कंफर्म कंफर्म आपने कहना है ब्रोंकोस्कोपी। वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के ब्रोंकोस्कोपी के साथ ये करके कंफर्मेटरी टेस्ट होता है, कंफर्मेटरी टेस्ट होता है। ठीक हो गया। और इसको हमने ठीक कैसे करना है भाई, सर्जिकली रिपेयर करोगे और क्या करोगे। ठीक है, ये था जनाब आपका ट्रैकियोएसोफेजियल फस्टूला। कोई ऐसा बच्चा जिसका ट्रैकियोएसोफेजियल फस्टूला के अंदर किसी तरह का क्वेश्चन हो वो बंदा पूछ सकता है, वरना हम नेक्स्ट आगे कंटिन्यू करते हैं और उधर आते हैं। हाँ जी, ठीक है। आगे जो आपका टॉपिक है उसको हम कहते हैं कंजेनिटल डायफ्रैगमेटिक हर्निया। कंजेनिटल डायफ्रैगमेटिक हर्निया, डायफ्रैगमेटिक हर्निया क्या होता है? ये एडहीजन करते होते हैं अहमद सर्जरी के अंदर। अच्छा जी, डायफ्रैगमेटिक हर्निया क्या होता है? ये फॉर एग्जांपल आपके लंग्स साहब है, ये भी जनाब आपके लंग्स साहब है। ये जनाब नीचे जो है वो जनाब यहाँ पर जनाब आपका डायाफ्राम साहब इस तरह है। ठीक है, इस तरह जनाब के आपका एक तरह का डायाफ्राम है। ठीक हो गया। यहाँ पर जनाब आपको पता है कि यहाँ पर एसोफेगस से आती थी, यहाँ पर आपको पता है कि यहाँ पर स्टोमिक होता है, यहाँ पर स्मॉल इंटेस्टाइन आती थी, यहाँ पर जनाब फिर एक तरह की लार्ज इंटेस्टाइन ऐसे आती है। ये जनाब लार्ज इंटेस्टाइन ऐसे आई और इस तरह। अच्छा जी, कंजेनिटल डायफ्रैगमेटिक हर्निया का मतलब ये होता है कि जब ये आपके एब्डोमिनल कंटेंट्स, यहाँ पर एक तरह का पैंक्रियाज होता है जी, यहाँ पर जनाब आपका क्या होता है, एक तरह का मतलब कि स्प्लीन होता है। तो अगर ये फॉर एग्जांपल एब्डोमिनल कंटेंट्स आपके ऊपर की तरह चले जाएं, इसको हम कहते हैं डायफ्रैगमेटिक हर्निया। अब मेरी बात को थोड़ा सा गौर कीजिएगा, मोस्ट कॉमन कौन सी साइड जाएगी आपकी, राइट साइड जाएगी या लेफ्ट साइड जा सकती है? शाबाश बताइए जी। मोस्ट कॉमन आपकी जो डायफ्रैगमेटिक हर्निया का जो होगा वो आपका राइट साइड होगी या लेफ्ट साइड होगी? बताएं बताएं जल्दी करें। मोस्ट कॉमन लेफ्ट साइडेड, राइट साइडेड, लेफ्ट। अच्छा, जो बता रहे हैं कि लेफ्ट साइडेड, अब ये बताएं कि भाई लेफ्ट साइडेड क्यों है? हाँ जी, ये तो बता दिया लेफ्ट है, तो ये लेफ्ट साइडेड क्यों होता है, ये बताएं। है लेफ्ट साइडेड आंसर, ठीक है, लेकिन लेफ्ट साइडेड क्यों है ये बताएं आप। जैसा कि आपने बताया कि लेफ्ट है, तो लेफ्ट का नाम बताएं, लेफ्ट क्यों है? लंग नीचे होता है, क्या बात है, नॉलेज का समंदर है ना अल्लाह के बंदे। उमर भाई वैसे ही वो कहते हैं ना, इतना समंदर है कि एक तरफ से शुरू होता है तो इसका एंड ही नहीं होता। आप उमर भाई के नॉलेज से इतनी ज्यादा किताबें बना सकते हो कि हद होती है, कि मैं कहता हूँ कि छोड़ दो। क्या बात है उमर साहब, लेवल कर दिया आपने। है यूक्रेन अगर रशिया के पास हो तो इस वजह से लड़ाई है ना, अगर यूक्रेन दूर होता तो लड़ाई कहाँ होती? नहीं 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 नहीं, आपने अच्छा मैसेज किया है, कम से कम ये भूलोगे नहीं फिर। अगर आप मैसेज ना करते तो आपने भूल जाना था कि क्यों होता है लेफ्ट साइड पर। इसकी वजह ये होती है, ठीक है ना। अब तुम कभी जिंदगी में ये नहीं भूलोगे कि आपकी इस बात के पर थोड़ी सी कुत्ते वाली हुई थी, ठीक है। तो ये चीजें हैं, ये बंदा बातें अपने माइंड में रखता है ना सारी जिंदगी, यार ये देखो ये क्वेश्चन आया था, ये इस पर ऐसा हुआ था, फिर बंदा बता भी रहा था, ओए हाँ यार वो जिसके ऊपर जबी भाई ने मेरे की भी थी वो वाला ही है ना। तो ऐसा भी सीन होगा, टेंशन नहीं लेनी आपने, ठीक है ना। तो अब देखें, लेफ्ट वाली साइड इस वजह से होती है क्योंकि जनाब आपके राइट साइड पर क्या होता है, जिगर। जो आप कहते हो ना हर दोस्त को, जिगर क्या हाल है तुम्हारा, ठीक हो गया। तो आपने कहना है कि राइट साइड पर आपका जिगर होता है, और वो जिगर को क्रॉस करना इतना इजी नहीं होता। लेकिन लेफ्ट साइड पर क्या होता है, जिगर साहब नहीं होते, तो इस वजह से क्या होता है, एक तरह का ये ऊपर की तरफ होता है। ठीक है, तो ये पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए जी।
कि लेफ्ट साइड पर क्यों होता है, राइट साइड पर क्यों होता है। ठीक है, तो लेफ्ट साइड आपकी इस वजह से इन्वॉल्व होती है क्योंकि यहाँ पर जिगर आपका नहीं होता। ठीक है, और उसके बाद दूसरी साइड पर क्या होता है, एक तरह का लीवर होता है। ठीक है, जिगर साहब होते हैं। तो ये मोस्ट कॉमन जगह चीज होती है। अब मुझे ये बताएं कि जब ये आपका एक तरह का, ये आपका जिगर साहब जो होंगे ये आपके इधर चले गए, और सॉरी आपके एब्डोमिनल कंटेंट्स इधर चले जाएंगे, ठीक हो गया। तो मुझे ये बताया कि यहाँ पर जो लंग्स बन रहा था, जो फेफड़ा बन रहा था, वो मुकम्मल तौर पर बनेगा? वो नहीं बनेगा। समझ आ रही है? जो लंग्स होगा वो मुकम्मल तौर पर नहीं बनेगा। तो आपने ये सबसे पहले क्या कहना है कि जीआईटी ट्रैक का जो सेगमेंट्स होता है, जब वो प्रोट्रूड करके थोरैक्स के अंदर जाता है, तो उसको हम क्या कहते होते हैं, कंजेनिटल डायफ्रैग्मेटिक हर्निया। मोस्ट कॉमन जो होता है वो जनाब आपका लेफ्ट होता है। ठीक हो गया। उसके बाद आपने ये कहना है कि इसके अंदर होता क्या है कि आपके जो लंग्स होते हैं वो सही तरह नहीं बन पाते, क्योंकि उधर तो अपना स्टोमिक चला गया और सर आपकी इंटेस्टाइन चला गई है। उसके अंदर आपने ये कहना है कि जब ये नहीं बन पाते, तो मुझे अब आपने एक बात बतानी है कि इसकी वजह से फिर क्या गैसेस का एक्सचेंज होगा? शाबाश, ये बताइएगा जी। अगर ये एक चीज है, ये एल्यूलाई है, इसको इधर से ऊपर से वैसे ही कवर कर लिया गया, तो यहाँ पर गैसेस का एक्सचेंज होगा? नहीं होगा। जब ये गैसेस का एक्सचेंज नहीं हो रहा, तो इसको हम क्या कहेंगे, आरडीएस हो जाएगा, रिस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम हो जाएगा। ठीक हो गया, क्योंकि मेम्ब्रेन सही तरह काम ही नहीं कर रही। तो आपने क्या कहना, रिस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम हो जाएगा। उसके बाद दी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसके अंदर जो बताते हैं कि एब्डोमेन जो होता है वो संकन एब्डोमेन होता है। कौन सा एब्डोमेन होता है? संकन एब्डोमेन होता है। ठीक हो गया जी। इससे भी ज्यादा मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि जो आपकी एक तरह की बावल साउंड्स होती है वो कहाँ पर मिलती है आपको? लेफ्ट हेमीथोरैक्स पर मिलती है। यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर कभी भी अगर आ जाए कि लेफ्ट हेमीथोरैक्स के ऊपर क्या मिल रही है आपको, बावल साउंड्स मिल रही, तो आपने क्या बताना है? शाबाश, आपने बताना है कि ये कंजेनिटल डायफ्रैग्मेटिक हर्निया है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? जब भी आपको बावल साउंड्स जो होंगी वो आपको जनाब लेफ्ट साइड पर मिलेंगी, तो आपने क्या कहना है, एक तरह का ये हिसाब। और दूसरी बात, आपने अभी तक आपने क्या कहा? आपने कहा कि जब आपके एब्डोमिनल कंटेंट्स आपके डायाफ्राम को क्रॉस करके, आपकी डायाफ्राम कैविटी को क्रॉस करके वहां पर डायाफ्रामेटिक एरिया पर चले जाएंगे, इसको हम कहते हैं एक तरह का कंजाइनल डायाफ्रामेटिक हर्निया। मोस्ट कॉमन जो साइट होती है वो लेफ्ट होती है, क्योंकि लीवर राइट साइड पर होता है। उसके बाद आपने ये कहना है कि लेफ्ट साइड जो होती है, जब ये हो जाएगी तो लीवर लंग सही तरह होंगे, वो मैच्योर नहीं होंगे। इस वजह से इसको हम कहते हैं एक तरह का पल्मोनरी हाइपोप्लेजिया। जब आपके लंग्स सही तरह नहीं होंगे, तो इसकी वजह से जनाब आपकी गैसेस का ऑक्सीजन नहीं हो सकेगा, जिसकी वजह से जनाब आपका रिस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम हो जाता है, और आपको लेफ्ट साइड पर आपको बावल साउंड सुनाई देगी, लेफ्ट हेमिथोरैक्स पर। डायग्नोसिस जो आप करते होते हो, डायग्नोसिस आप करते हो जनाब एक तरह का अल्ट्रासाउंड की बुनियाद पर। किसके ऊपर करते हैं? एक तरह का अल्ट्रासाउंड की बुनियाद पर। ठीक हो गया। कब? जब बच्चा माँ के पेट के अंदर होता है। लेकिन आफ्टर, मतलब के एक तरह का पोस्टनेटल, हम क्या करते हैं, एक तरह का एक्सरे करते हैं। एक्सरे पोस्टनेटल होता है। ठीक होगा। पोस्टनेटल क्या होता है? एक तरह का एक्सरे होता है। ये आपने बताया, पोस्टनेटल एक्सरे होता है। लेकिन शुरू का क्या होता है? एक तरह का डायफ्राम होता है। उसके बाद आपने आगे आना है कि हाँ जी जनाब, एक तरह का हम दूसरा क्या हिसाब करते होते हैं, हमने इसके अंदर एक तरह का वेंटिलेशन देनी होती है, क्योंकि गैसेस का तो एक्सचेंज नहीं हो रहा। तो जब गैसेस का एक्सचेंज नहीं हो रहा, तो आपने क्या करना है, एक तरह का वेंटिलेशन देनी है। क्या करना है? एक तरह का वेंटिलेशन देनी है। ठीक होगा, नंबर वन। नंबर टू, वेंटिलेशन आपने दे दी। नंबर टू, आपने इसको सर्जिकली रिपेयर करना होता है। ठीक हो गया। और इसके अंदर ना पल्मोनरी हाइपरटेंशन हो जाती है बच्चे को, तो उसको भी आपने ठीक करने की कोशिश करनी होती है। ठीक है, पल्मोनरी हाइपरटेंशन को। तो ये था जनाब आपका कंजाइनल डायफ्रैग्मेटिक हर्निया। अब हम आते हैं आगे, और आगे देखते हैं एक टॉपिक जिसका नाम है ड्यूडिनल अट्रेजिया। कि ड्यूडिनल अट्रेजिया क्या होता है? ड्यूडिनल अट्रेजिया, ये ड्यूडिनल अट्रेजिया कर लें, उसके बाद बस कर देंगे, टेंशन ना लो। थोड़ा स्लो स्लो बोल रहे हैं, बस करें।